मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो कल तक हम लोग क्या पढ़े थे? चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़े थे। इस चौरी चौरा इंसिडेंट जब हो गया, इसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? वापस ले लिया। महात्मा गांधी को ऐसा लगने लगा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, अब वायलेंट होता जा रहा है। और गांधी जी को नॉन वायलेंस पसंद था। गांधी जी को लगता था कि जो सत्याग्रही हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। इनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा तब जाकर के एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। क्योंकि गांधी जी हमेशा जो भी आंदोलन करेंगे उसमें वायलेंस नहीं होगा। कभी भी वायलेंट तरीके का कोई भी मूवमेंट गांधी जी तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अहिंसा के पुजारी ना हैं गांधी जी, या थे। तो उनको लगता था कि सत्याग्रहियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आगे चल करके कोई भी मूवमेंट किया जाए तो वो अच्छे से चल सके। इसके बाद जो बहुत से नेता थे ना बाबू, वो भी धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थक गए कि इनको लग रहा था कि अब जो है हमको एगो प्रोविंस का इलेक्शन होने वाला था। तो बहुत से नेता ये चाहते थे कि हम प्रोविंस काउंसिल का इलेक्शन जीत के और हम जाकर के काउंसिल के सभा में बैठेंगे, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे, जो भी सुधार है उन सुधार का मांग करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो ब्रिटिश संस्था है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। और हम दो नेता का नाम बता रहे हैं, वो थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन लोगों को ना लगता था कि जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन है, ये लोग सहमत नहीं थे गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन से। इसीलिए कांग्रेस के अंदर 1923 में एक स्वराज पार्टी बनाई गई। 1923 में क्या बनाई गई बाबू? स्वराज पार्टी बनाई गई। और इस स्वराज पार्टी का स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू ने किया। और किसने किया बाबू? मोतीलाल नेहरू और CR दास लिख दे रहे हैं, मतलब चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की है 1923 में इलाहाबाद में। क्लियर है बात? क्योंकि ये इनका मानना था कि हम प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन जीत के और जाएंगे और जा करके और तब हम ब्रिटिशों का विरोध करेंगे। बाहर से विरोध नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि हम बाहर से ही विरोध करेंगे, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, उनके काउंसिल में बैठ के और तब उनका विरोध करेंगे। यह मानना था इन दोनों का। इसीलिए ये लोग जो है कांग्रेस के अंदर ही एक नया संस्था स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, मोतीलाल नेहरू और CR दास। जितना भी यंग लीडर था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग पूरा अंग्रेजों पे दबाव बनाना चाहते थे पूरे तरीके से। क्लियर है बात? अब जानता है क्या हुआ? उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना? आपके बुक में उसको लिखा है टॉरी गवर्नमेंट। टॉरी गवर्नमेंट का मतलब है भाई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। 1927 में 1927 में जानते हो, ये लोगों को साइमन कमीशन का गठन किया है इंग्लैंड में। साइमन कमीशन काहे के लिए? इस कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि भारत में एक से एक मूवमेंट हो रहा था। इस मूवमेंट को रोकने के लिए, समझ गए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए और जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, इसके जवाब में इस चीज को गठित किया गया था ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सके कि आखिर भारत में किस अकॉर्डिंग सरकार चल रही है, क्यों ये मूवमेंट इतने हो रहे हैं, लोग रोड सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं, क्यों इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। इस चीज को अच्छे तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए इस कमीशन का मतलब कि गठन किया गया था। साइमन कमीशन एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी था, मतलब कि वैधानिक बॉडी। जैसे कहने का मतलब है ना कि इस तरीके का संविधान में किस तरह का उल्लेख नहीं किया जाता है, बस एगो नियम कानून बना दिया जाता है, उसी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं।
क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आप नियम बनाते हैं और उसको संविधान में बकायदा लिख देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। लेकिन इसको बस बनाया गया था एक अधिनियम के तहत, एक कानून के तहत, इसीलिए साइमन कमीशन जो था एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है। इस साइमन कमीशन में जानते हैं 7 मेंबर्स थे बाबू। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे और सब के सब ब्रिटिश थे। ठीक है, सब के सब ब्रिटिश। इस साइमन कमीशन इंडिया आया, केम टू इंडिया। इंडिया आया जानते हैं कब? 1928 में आया ना, तो सब भारत वाला खिसिया गया। भारत वाला सब इसलिए खिसिया गया, कहा कि जब तुम हमारे लिए नियम कानून बनाने आए हो तो एको भारतीयों को रखा नहीं है, तो तू लोग को कैसे पता है कि हम लोग को क्या दिक्कत है, हम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। भारतीयों को रखोगे तब ना भारत के बारे में समझोगे। तो एकरा में तू लोग सब का सब अंग्रेज भरल है। पूरा विरोध हुआ साइमन कमीशन का और सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है लाहौर में। लाहौर में लाला लाजपत राय और उनके सहयोगी पूरा नारा लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है। और लाहौर में जब नारा लगाया जा रहा था, अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया। समझ गए? और अंग्रेजों ने जब लाठी चार्ज किया ना, तो लाला लाजपत राय को बहुत लाठी पड़ गया, मतलब बहुत उनको अंग्रेज सब मार दिया। उनको बहुत ज्यादा चोट लगा। चोट लगने से वो घायल हो गए और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया। समझ गए? और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और लाला लाजपत राय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे भगत सिंह। भगत सिंह देख लिए कि कौन मारा है, तो वो सैंडर्स नाम का पुलिस अधिकारी था। उस सैंडर्स नाम के अधिकारी को भगत सिंह गोली मार दी। समझ गए? मतलब कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में ही। ठीक है। और इसी 1928 में भगत सिंह सैंडर्स को जाके गोली मार दी। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ? 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया है? 1928 में। याद रहेगा बात। और जानते हो, साइमन कमीशन भारत 2 बार आया है। एक बार फरवरी 1928 में और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में। क्लियर है बात? तो बहुत विरोध हुआ साइमन कमीशन का। ठीक है। लेकिन जानते हैं 1929 में एक घटना हुई, 8 अप्रैल 1929 को, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली चल रहा था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये लोग जो है ना बम लेके चल गए वही असेंबलिया में। अब बम जाके पटक दिए। लेकिन इन लोगों ने बम को खाली बेंच पे पटका था। ठीक है। अब बहुत सारा पर्चा उड़ाए। ठीक है। अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए। और आपको पता ही है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। अब ये लोग जो है बमवा पटक दिए, पर्चा फेंके, तो पर्चवा पे लिखल था कि हम बहरों को सुनाना चाहते हैं, हमारा मकसद किसी का जान लेना नहीं था। नहीं तो चाहते तो नहीं पटक देता दमियन पे, हैं? खाली बेंच पे कहला पटके। लेकिन जो है इन लोगों को पकड़ लिया गया। समझ गया ना? तो इन लोगों को लगा कि भाई चलिए पकड़ लिया, हम लोग कौन सा अपराध किए हैं? कोई अपराध नहीं किए हैं, खाली बमे ना फेंके हैं, किसी का जान नहीं गया है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो जो सैंडर्स का हत्या हुआ था, वो हत्या होते कोई देखा नहीं। इल्जाम लगा दिया गया किस पे? भगत सिंह पे। समझ गए बात को? आगे चल के गांधी जी के साथ समझौता हुआ लॉर्ड इरविन का। वो बोले कि हम जो राजनीतिक कैदी हैं जो स्ट्रगल में भाग लिए थे, हम उनको छोड़ देंगे। तो गांधी जी कहें कि ठीक है, तो आप भगत सिंह को भी छोड़ दीजिए, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इस सब को छोड़ दीजिए। तो अंग्रेज सब बोला कि नहीं, ये सब खाली आंदोलन में नहीं कैदी है, मतलब आंदोलन का कैदी नहीं है सिर्फ, ये सब पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारा है और सैंडर्स को मारते कोई देखबे नहीं किया। इल्जाम सब लगा दिया। इरविन कहा कि हम सिर्फ उन्हीं को छोड़ेंगे, भगत सिंह और राजगुरु सबको नहीं छोड़ेंगे। समझ गए ना? और आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दिया गया सेंट्रल जेल में। देखिए अब आते हैं कहां पे हम लोग, साइमन कमीशन पे। आप लोगों को पता है कि साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इतना ज्यादा विरोध हुआ ना कि इरविनवा आ गया टेंशन में। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। सोचा क्या करें, तो झूठों के फुसलावे खातिर भारतीय सबको कहा ना कि हम प्रोविंस को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, माने कि प्रोविंस को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्वतंत्र कर देंगे। आप लोग इलेक्शन जीत करके भारतीय लोग अब आराम से अपना शासन प्रशासन वहां कीजिएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, लेकिन 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये आयोजन कहां हुआ था? लंदन में। कहां हुआ था बाबू? लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था, है ना। कैट हुआ था 3 कैट हुआ था। पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में, मतलब 1932 में। ठीक, टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 3। इस पहला वाला में कांग्रेस भाग नहीं लिया, तीसरा वाला में कांग्रेस भाग नहीं लिया, है ना। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, है ना। महात्मा गांधी भारत से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वहां पे पहुंचे। इरविन जो बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, उस डोमिनियन स्टेटस से लोग खुश नहीं थे। भारत वाले चाहते थे कि नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, बात खत्म। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा का पूरा आजादी हम लेकर के रहेंगे। समझ गए? तो जानते हैं क्या हुआ 1929 में? कहा बताएं, यहां बताते हैं। 1929 में बाबू कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस सेशन तो आप जानते कर रहे हैं, हर साल होता था। 1929 में जो कांग्रेस का सेशन होता है, ये होता है लाहौर में। कहां होता है? लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जेल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में कंप्लीट स्वराज की मांग की गई, मतलब कि फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू साफ कहे कि हम पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे। पूर्ण स्वराज का मांग किया था तो जवाहरलाल नेहरू। कौन से सेशन में? 1929 के कांग्रेस वाले सेशन में। ये चीज ध्यान रखिएगा। और 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे रात के 12 बजे कुछ लोगों को लेके जवाहरलाल नेहरू इस नदी के तट पे आए और एकदम चमचमाता, एकदम मस्त तिरंगा झंडा फहराएं और कहें कि आज से हम लोग क्या हैं? आजाद हैं। और प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। समझ गए? तो ये बताइए कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने का जो नियम था, ये कौन बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि अब हम आजाद हो गए हैं और प्रत्येक 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे क्या करेंगे? मनाएंगे। तब से जानते हैं 1930 से लेकर के 1930 से लेकर के अब प्रत्येक साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता रहा और भारत का झंडा लहराया जाता रहा। लेकिन जानते हैं इस चीज में बहुत से कम ही लोग पार्टिसिपेट किए। भारत का बहुत बड़ा जनता या बहुत बड़ा संख्या इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन गांधी जी जो थे ना, ये इतने ही से खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि हम इससे बड़ा एक और आंदोलन हम चलाएंगे, क्योंकि उनका नॉन कोऑपरेशन फेल हो गया था। वो चाहते थे कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन और चलाएं ताकि भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या जो है इसमें शामिल हो। देखिए कुछ लड़कन को डाउट है, कुछ लड़कन कह रहा है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था तब ना 26 जनवरी मनाते हैं। अब आप बोल दिए कि 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हो गया था। ये भाइयों को बात सुनो, हम 1930 का बात कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है 1930 से बोले थे कि आप लोग जो है अब स्वतंत्र हैं और हम लोग हर एक 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। लेकिन भाई भारत एक्चुअली में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो अब सब लोग सोचे लगा ना कि भाई एक के देश का 2 बार इंडिपेंडेंस कैसे हो सकता है।
लेकिन एक्चुअल आजादी तो हम लोग को 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो जब संविधान हमारा बन रहा था, तो संविधान हमारा बन करके 26 नवंबर 1949 में ही बन चुका था हमारा संविधान, लेकिन फिर भी 2 महीने का डिले किया गया। सोचा गया कि भाई उतना साल से 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं, इस दिन को जो है कैसे भूल जाएं। तब लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं कि 2 महीना का जब देर है, ये है 26 नवंबर को बन के तैयार था, तो बोला गया कि संविधान को लागू करने का जो डेट है वो 2 महीना हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो अब जाके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है और हमारा देश एक रिपब्लिक बना है, और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। तो हम अब जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1930 से 1947 तक हमने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ही मनाया था। क्लियर है बात? अब डाउट नहीं ना है? अब हम लोग चलते हैं साल्ट मार्च की तरफ। समझ गए? गांधी जी, आप लोग को पता है कि चाहते थे कि देश को एकजुट करना है, ठीक है, और गांधी जी को एक रास्ता दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एगो खत लिखे, है ना। उस खत में उन्होंने 11 गो डिमांड किया। कितना डिमांड किया बाबू? 11 डिमांड्स रखे उन्होंने, 11 डिमांड्स। ये डिमांड्स में कुछ डिमांड्स तो बहुत ही साधारण थे, सिंपल थे, लेकिन कुछ डिमांड्स जो थे वो किसानों से भी जुड़े हुए थे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से भी जुड़े हुए थे। समझ गए? इन डिमांड्स के जरिए महात्मा गांधी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के किसान तक सबको एक संघर्ष में जोड़ना चाहते थे, एक ग्रुप में जोड़ना चाहते थे। मतलब गांधी जी चाहते थे कि अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ जुड़ जाएं। और इन डिमांड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिमांड था वो था साल्ट टैक्स। इन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि नमक जो है ये रोजाना के जरूरत का चीज है। गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को नमक की जरूरत है। रोज के खाने में नमक पड़ता है, भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है नमक। इसीलिए नमक पे जो टैक्स आप लोग लगाए हैं वो टैक्सवा को कर दीजिए खत्म। समझ गए? और गांधी जी की जो 11 को डिमांड किए थे, ये डिमांड नहीं था, एक तरह से अल्टीमेटम था, चेतावनी था जो इरविन को दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सुनो इरविन, 11 मार्च 1930 तक का डेट है, मतलब 11 मार्च तक का डेट है तुम्हारे पास। अगर तुम हमारा बात नहीं मानोगे तो अगले ही दिन कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएगी। उधर इरविनो झुके के तैयार नहीं था, तो गांधी जी कहे कि तो रुक, दिखाइए दे तो नहीं क्या आज। समझ गए? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपना आश्रम, का नाम था आश्रम का? साबरमती आश्रम से चल दिए। आओ का कहाँ चल दिए जी? तो चल दिए गुजरात में एगो जगह है दांडी। समझ गए? समुद्र के किनारे, गुजरात के समुद्र के किनारे एक जगह है दांडी, वहां तक का यात्रा पैदल। समझ गए? टोटल लिए इनके साथ, इनके टोटल 78 फॉलोअर्स इनके साथ चले। समझ गए? और टोटली चले हैं बाबू, जानते हैं कितना? 240 किलोमीटर। किसी किसी बुक में कुछ और लिखा है, लेकिन आपके बुक में शायद 240 किलोमीटर ही लिखा है ना। इतना दूर का यात्रा वो तय किए। समझ गए? अब पैदल चलते जा रहे थे, रोज लगभग 10 किलोमीटर चलते थे, और फिर एक जगह बैठ जाते थे जहां गांधी जी बैठते थे, और अगल बगल का लोग आ जाता था गांधी जी को सुनने कि गांधी जी क्या उपदेश दे रहे हैं। इसी तरीके से लगभग, जानते हो, 24 दिन का यात्रा हुआ। कितना दिन का जी? 24 दिन का यात्रा हुआ। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए हैं,
और वहां पानी को भाप बना के उड़ा के और नमक बनाए हैं और नमक कानून को तोड़े हैं। और जैसे ही नमक कानून तोड़े, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरुआत हो गया। समझ गए? तो बताइए किस मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ है? तो साल्ट मार्च के बाद, या साल्ट मार्च को किसी किसी बुक में दांडी मार्च भी देता है। ठीक है? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, कि नॉन कोऑपरेशन से कैसे अलग था? देखिए, नॉन कोऑपरेशन में तो सिर्फ हम सहयोग नहीं ना कर रहे थे, इसमें था कि सहयोग तो अंग्रेजों का करना ही नहीं है, और साथ साथ अंग्रेज का जो कानून है ना, वो कानून को भी नहीं मानना है। समझ गए? जब गांधी जी बात बोले ना, तो पूरा देश का लोग जो है ना, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून क्या करने लगे? सब तोड़ने लगे। देश के अलग अलग भाग में अलग अलग लोगों ने इस नमक कानून को क्या किया? तोड़ा। नमक के फैक्ट्री के सामने जाकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। समझ गए? विदेशी कपड़ा जलाया, शराब के दुकान के आगे पिकेटिंग किया गया। जितना भी आदिवासी जिनको जंगल में जाने का अलाउ नहीं था, ये लोग सब बांस से घेरा हुआ सब तोड़ ताड़ के एकदम जंगल में घुस गया, जाके अपना जानवर चराया, जा करके जलावन का लकड़ी लिया, फल फूल सब तोड़ा। बहुत से कर्मचारी अपना इस्तीफा दे दिए। समझ गए? मतलब जैसा नॉन कोऑपरेशन में कुछ कुछ हुआ था, इसमें भी वो चीज हो रहा था। ठीक है? और जो कानून था अंग्रेजों का, उसको भी तोड़ा जा रहा था। यहां तक क्लियर है बात? इस तरीके का जब घटना हो रहा था, तो इस घटना से जो है ना, ब्रिटिश सरकार जो थी बड़ी चिंतित हो गई, अब पूरा टेंशन में हो गया। और टेंशन में होने के बाद क्या हो गया कि ये लोग कांग्रेस के नेता को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करने लगा। और महात्मा गांधी के वो साथी थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके जो समर्थक थे सब रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद पुलिस के साथ बहुत झड़प हुआ। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा और पुलिसों द्वारा इनको दम भर पीटा गया। समझ गए? और 1 महीना के बाद फिर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो लोग जो हैं नगर पालिका भवन, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारत, इन सब पे पूरा धावा बोल दिया, मतलब हमला करने लगा भारतीय लोग। समझ गए ना? भारतीय लोग इन जगहों पे क्या करने लगा? हमला कर दिया। इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार एकदम निर्ममता से, समझ रहे हैं ना, बिना मोह माया के भारतीयों को मारा पीटा, औरतों को मारा पीटा गया, बच्चों को मारा पीटा गया, सोच लीजिए। और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लाख लोग को। गांधी जी बहुत निराश हुए और उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं लिया। इसी बीच जानते हैं क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है ना? माने गांधी इरविन समझौता। ठीक है? कब होता है? तो 5 मार्च 1931। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू हैव टू रिमेंबर इट। हम बता दें आपको कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये क्या होता है? तो लंदन में आयोजित हुआ था 3 ठो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। इन तीनों कॉन्फ्रेंस में से पहले वाला में और तीसरे वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन देखिए, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 31 में, तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सहमत हुए हैं। महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के साथ कुछ और नेता राजपुताना नाम के जहाज से चले गए लंदन। वहां पे जाकर के कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। भाग जब लिया गया, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा उठा ना जो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। महात्मा गांधी जी उठ के वहां से चल आए। समझ गए? उठ के चल आए, वापस आ गए, बोले कि अब जो है हम कोई भी तुम लोग के कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। और जब वो आए हैं महात्मा गांधी, तो देखे कि यार यहाँ ब्रिटिश सरकार और ज्यादा दमन का नीति अपनाया है। दमन का मतलब कि भारतीयों को और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और उस समय
गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे कि कोई नेतृत्व कर सके। सभा समिति करने वाले जो भी लोग थे, है ना, उन पे सख्त कदम उठाया जा रहा था। गांधी जी फिर खिसिया गए। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिए थे फिर से शुरू कर दिए और लगभग 1 साल तक ये मूवमेंट और चला भाई। लेकिन एकदम लास्टली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरी तरीके से 1934 में क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए बात? मतलब महात्मा गांधी ने इतना प्रयास किया लेकिन अभी भी भारत को आजादी नहीं मिल पाई। तो यहां तक जो पढ़ाए होंगे समझ में आया? आगे का क्लास अब कल करेंगे।